हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रोनीपेनिक मॉडल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोनीपेनिक मॉडल के आधार पर आवर्ती विभव कूप में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अथवा यही वाला क्वेश्चन जो आ सकता है आपको, किस आधार पर ठोसों में बैंड ऊर्जा के लिए क्रोनीपेनिक मॉडल को समझाइए। या इसी का अथवा इस प्रकार से भी आ सकता है कि आवर्ती विभव कूप में क्रोनीपेनिक मॉडल की गुणात्मक व्याख्या कीजिए और इस मॉडल के आधार पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल लिखकर उसको हल कीजिए, ठीक है। तो मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन का क्रोनीपेनिक मॉडल, है ना, जो कि ठोसों में ऊर्जा बैंड के लिए प्रदर्शित किया जाता है ना। इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी ठोस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने उस ठोस में जो धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों के संबंधित रूप में कुछ न कुछ गति करते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति धनायन और जो अन्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंतर्गत होती है। उनके जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के अंतर्गत वो गति करते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो किस प्रकार से होती है, एक परवलय के फॉर्म में होती है। ये आप देख पा रहे हो, ये इस प्रकार से एक परवलयिक गति करती है ना। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने इस प्रकार से गति करता है। उसका जो स्थितिज ऊर्जा वक्र जो होता है इस प्रकार से होता है। और ये उसके जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ये उसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को उस नाभिक या परमाणु से बांधे रखती है। और इस बांधने के लिए वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर ही क्या करता है, इस स्थिति में कंपन करता है, ठीक है, इतनी ऊर्जा में, ठीक है। इसको अपन ईबी ऊर्जा कहते हैं या बाउंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ये स्थितिज ऊर्जा फलन है वो हम एक आयताकार वलय के रूप में लेते हैं, आयताकार विभव कूप में लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोनीपेनिक ने क्या माना, वैज्ञानिक क्रोनीपेनिक ने माना कि जो आयताकार विभव फलन है उसके शिखरों को हम जो परवलय वलय है या विभव कूप है उसको हम क्या मानेंगे, एक आयताकार विभव कूप में मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से रहेगा ये, इसके शिखर जो है इसके शिखर को हमने किस प्रकार से व्यक्त कर दिया, यहाँ देख पा रहे हो, ये ऐसा, ये कौन सा विभव कूप है, आयताकार विभव कूप है, देख पा रहे हो, है ना। मतलब यहाँ पर हुआ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाने के लिए जो पहले परवलयाकार विभव कूप लिया था, अब उस परवलय विभव कूप को आधार न मानकर हम उसके शिखरों को आयताकार विभव कूप के रूप में मानेंगे। और यही क्रोनी तथा पेनिक, है ना, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माना था। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि किसी ठोस में आवर्ती विभव कूप के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझने के लिए क्रोनिक तथा पैनिक ने क्या एक परिकल्पना दी। उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की विभव ऊर्जा जो होती है आयताकार विभव, है ना, आयताकार विभव के आवर्ती अवयव द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो अब क्या होगी, आयताकार विभव कूप होगी। किसके अनुसार, यदि जहाँ अति परवलयाकार जो वक्र है उनसे प्राप्त जो शिखर है उन विभव शिखरों को हमने क्या माना है, आयताकार विभव शिखरों के रूप में माना है। मतलब अति परवलयाकार विभव को हमने किसमें, आयताकार विभव के रूप में माना, है ना। तो ये किसने, क्रोनी तथा पैनिक ने क्या किया, एक मॉडल दिया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए उसको आयताकार विभव वक्रों के रूप में न मानकर अति परवलयाकार विभव वक्र के रूप में न मानकर क्या किया, आयताकार विभव वक्र के रूप में माना, ठीक है। अब इसके अनुसार देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यदि क्या कर रहा है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ से, है ना,
यहाँ पर देखो दो दो परमाणु है, एक I और दूसरा J। इसमें I परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 से लेकर A इसमें गति कर रहा है ना, ठीक है। और 0 से लेकर जो B है, ये वाला इतने पोर्शन जो है वो B कहलाएगा, इतना पोर्शन क्या कहलाएगा, ये भी B कहलाएगा, है ना। B चालक नहीं था, तो ये B पर उसका विभव वक्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी, विभव वक्र क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और 0 से A तक की विभव वक्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि विभव का आवर्तकाल कितना है, A प्लस बी है, विभव का आवर्तकाल A प्लस बी क्यों लिख रहे हैं हम, A प्लस बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम यदि स्टार्ट करें, यहाँ से यदि हम स्टार्ट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी B और ये वैल्यू हो जाएगी A। तो इस प्रकार से एक पूरा क्या हो जाएगा, चक्र निर्मित हो जाएगा, और एक चक्र पूर्ण करने के लिए जो भी समय लगेगा या जो भी दूरी होगी वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, B, ठीक है। तो ये हो गया B, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, ये B हो गया, और ये कितना हो गया, A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो जाएगा A। तो A प्लस कितना हो जाएगा, B। तो यहाँ पर यदि विभव का आवर्तकाल कितना है, A प्लस बी है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएंगी, B, लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में, तो ये माइनस B हो गया। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, A दूरी, तो ये A और ये प्लस में B दूरी है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, B, मतलब यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, A प्लस B। अब यहाँ से A प्लस बी के आगे और A लगा देंगे, ठीक है। तो A प्लस बी और A कितनी हो जाएगी, 2A प्लस B हो जाएगी, ठीक है। वैसे इधर क्या हो गया, माइनस बी और ये A, है ना, माइनस बी और ये कितना हो जाएगा, A, और ये वाला A कितना हो गया, A प्लस, मतलब माइनस ट्वाइस A प्लस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जैसे ये 2A प्लस बी है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2A प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस A और B की जो दूरियां है उसके अनुदिश क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन गति करता है ना। मतलब यदि विभव का आवर्तकाल हमने देखा था किससे, ब्लोच के सिद्धांत से, उसका आवर्तकाल कितना हो जाता है, A प्लस बी, या x प्लस ए हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस बी है। तो देखो दो इसमें गति कर रहा है, यदि x का मान किसके बीच में है, 0 और A के बीच में है, x का मान किसके बीच में है, 0 और A के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, तब उसका विभव फलन कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। वैसे यदि माइनस जी किसका, इसकी बात करें, इस क्षेत्र की बात करें कि माइनस बी और 0 के क्षेत्र की, मतलब यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र की बात करें, तो उस क्षेत्र में विभव फलन क्या है, वी एक्स का मान नियत है, यहाँ से यहाँ तक के, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये V0 की वैल्यू क्या है, नियत है। तो यहाँ पर दो क्षेत्र है, जब विभव फलन 0 होगा, और एक क्षेत्र है जब विभव फलन क्या होगा, नियत होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की nवीं ऊर्जा अवस्था En से संबद्ध तरंग फलन कितना हो जाएगा, फिर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। यदि हम दो क्षेत्र के लिए बात करें, तो पहले इस क्षेत्र की बात करें, कौन सा, 0x, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, A, है ना। मतलब x कहाँ पर है, 0x, और x का है 0 और A के बीच में है, तो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर ई एन साई। यहाँ पर ई एन माइनस वी होता है, कितना होता है, मतलब ये समीकरण होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर, है ना, E माइनस कितना होता है, V होता है ना। अब यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करते हैं, पहले क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसके लिए V की वैल्यू कितनी है, Vx की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो Vx की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साई इक्वल टू कितना हो जाए, 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, En आ जाएगा। यहाँ पर En साई इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, समीकरण निर्मित हो जाएगा, किसके लिए, ये प्रथम क्षेत्र के लिए, है ना, किसके लिए, ये है प्रथम क्षेत्र के लिए। यदि हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, माइनस बी और 0 के बीच में यदि x है ना, तो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें V0 क्या है, एक नियत है, तो यहाँ पर ये पद पूरा जैसा का वैसा रहेगा, है ना। ई
माइनस वी होता है तो ई एन माइनस कितना हो जाएगा, वी जीरो होगा, क्योंकि इसमें वी जीरो क्या है, नियत है। साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर यदि चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई एन विभव वी जीरो की तुलना में कैसी है, अति अल्प है, मतलब विभव बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी है, बहुत कम है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। मतलब उस कंडीशन में बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो हो जाएगी। तो वी, यदि बी की वैल्यू जीरो है तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको एक अनुमत तरंग फलन लेना पड़ेगा और इस अनुमत तरंग फलन की शर्तें क्या होगी कि क्रोनीपेनिक मॉडल के अनुसार अनुमत तरंग फलन के लिए निम्न शर्त होगी कि ये वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से यहाँ तक के, है ना। क्या हो जाएगा, एम वी जीरो इंटू बी अपॉन में एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल टू कितना, कॉस के ए। ये हमने 5th यूनिट में कहाँ पढ़ा था, ये हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था जब हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल किए थे, है ना। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर जो अनुमत तरंग फलन आता है उसके लिए निम्न शर्त होती है, एम वी जीरो बी अपॉन में एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल टू कितना, कॉस के ए, है ना। जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फ़ा इक्वल टू ये जो नियतांक दिख रहा है आपको, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में 2m ई एन अपॉन में एच कट, है ना। तथा यहाँ पर जो के जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एक तरंग सदिश है जिसको अपन तरंग संचरण नियतांक भी कहते हैं, है ना। और जो अब यदि अपन मान लेते हैं कि इसके जगह अपने को क्या लिखना है, पी लिखना है, तो ये एम, ये जितनी भी वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, ये वाली, है ना, इसके गुना में क्या लगा देना है, ए लगा देना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू एम वी जीरो बी ए अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर, अल्फ़ा को छोड़ के क्या लगा देना है, एच कट का स्क्वायर लगाना है। ठीक है। मतलब यदि मान लें कि P की वैल्यू कितनी होती है, एम वी जीरो बी ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर है, तो समीकरण 1 में यदि हम मान रखेंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, हमको ए का गुना करना पड़ेगा और ए का क्या कर दो, भाग दे दो, तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से यहाँ तक की। मतलब समीकरण ए के पहले पद में एम वी जीरो बी ए का गुना कर दो, यहाँ ए का गुना कर दिया और ये का ही हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी जीरो बी ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए प्लस कितना, कॉस अल्फ़ा ए इक्वल टू कितना, कॉस के ए। अब समीकरण 1 से यहाँ वाली ये जो इतनी वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक के, ये एम जीरो वी बी ए अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, ये वैल्यू है पी के बराबर रहती है ना। तो इसको अपन ने यहाँ लिखा है पी, ठीक है, और ये साइन अल्फ़ा जैसा का वैसा, और अपॉन में ये जो नीचे वाला जो अल्फ़ा ए है उसको अपन यहाँ लिख देंगे। तो पी साइन अल्फ़ा ए अपॉन में कितना, अल्फ़ा ए प्लस ये कॉस अल्फ़ा ए जैसा का वैसा इक्वल टू कितना, कॉस के ए, है ना। अब यहाँ पर यदि हम मान रखेंगे, है ना, तो इसके लिए जो उपरोक्त समीकरण बी जो है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का क्या रहेगा, हल रहेगा, है ना। अब यहाँ हम चित्र से देखेंगे ये वाली कंडीशन, है ना। तो इसमें देख रहे हो आप कि एक्स दिशा में किसकी बात करेंगे हम, एक्स दिशा की बात करते हैं तो पी से पाई, क्यू से 2 पाई, है ना, आर से 3 पाई और एस से 4 पाई। उस कंडीशन में विविक्त परास में ऊर्जा बैंड प्रदर्शित होंगे, है ना। तो कहाँ से देखा है अपन ने, देखो देखो ये पी से पाई यहाँ से यहाँ तक के, थोड़ा सा इससे बता देता हूँ, ये पी से पाई हो गया, फिर ये क्यू से 2 पाई हो गया, ठीक है, फिर ये आर से 3 पाई हो गया और ये एस से कितना हो गया, 4 पाई हो गया, है ना। इस ऊर्जा परास में क्या है, वह विविक्त ऊर्जा बैंड प्रदर्शित है ना। उसी प्रकार से ऋणात्मक एक्स दिशा की बात करेंगे तो पी डैश से माइनस पाई, क्यू डैश से -2 पाई, आर डैश से -3 पाई और एस डैश से -4 पाई प्रदर्शित होगा। ठीक है, बराबर समझ में आ गया आपको।
तो यहाँ से ये माइनस दिशा में ये अपन ने लिख दिया, दिख रहा, ये धनात्मक दिशा में P से पाई, Q से 2 पाई, R से 3 पाई, S से 4 पाई। वैसे ही ऋणात्मक दिशा में P डैश से माइनस पाई, Q डैश से माइनस 2 पाई, R डैश से माइनस 3 पाई, है ना, और S डैश से माइनस 4 पाई। इस क्षेत्र में विविक्त क्या हो जाएंगे, ऊर्जा बैंड प्रदर्शित होंगे, है ना। वैसे ही अब ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल यदि 0 है, मतलब कोई यदि ऊर्जा नहीं है, तो पाई से Q, है ना, और 2 पाई से R इस प्रकार से प्राप्त होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई से Q, ये जो दिख रहा है आपको इसी में, ये देखो यहाँ पर ये पाई से Q, इस कंडीशन में ये पाई से Q, यहाँ पर कोई भी ऊर्जा बैंड नहीं है ना। फिर 2 पाई से R, यहाँ पर भी कोई ऊर्जा बैंड नहीं है। 3 पाई से R, यहाँ पर भी कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से, है ना, इधर भी हो जाएगा, 4 पाई से S आ जाएगा, Q आ जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पाई से माइनस Q, ठीक है। फिर माइनस 2 पाई से माइनस R, फिर माइनस 3 पाई से माइनस 3 पाई से S डैश, इस प्रकार से, है ना। तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, उसकी वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा कैसी है, उसकी 0 है। तो इस प्रकार से ये क्या है, विभव फलन प्रदर्शित है ना। तो ये हमने अभी इसका देखा x दिशा में, और ये माइनस x दिशा में, जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है, 0 है, या कोई ऊर्जा नहीं है ना। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर उसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष में क्रोनिक मॉडल के निष्कर्ष इस प्रकार से है कि वह उच्चतम ऊर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है, क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है, जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ये वाला एक ऊर्जा बैंड और ये वाला एक ऊर्जा बैंड, दोनों की बात करते हैं, है ना। ये संयोजी बैंड है एक, ये क्या है, संयोजी बैंड है, और ये क्या है, चालन बैंड है ना। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होगा, संयोजी बैंड ऐसा बैंड होगा या ऐसा ऊर्जा होगा जिसमें प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बंधे होंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से या अपने प्रोटॉन से क्या होंगे, बंधे होंगे, वे मुक्त नहीं होंगे, ठीक है, मतलब संयोजी रहेगी। अब और ये संयोजी बैंड कैसा रहेगा, इसके लिए पूरा भरा हुआ लगेगा। और चालन बैंड वह बैंड होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो इतनी ऊर्जा जब ग्रहण कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बैंड की बात की है। पहला बैंड वह ऊर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है, क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है। और वह बैंड जो पूर्णतः कैसा होता है, खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है, तो वो क्या कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। तो 2 प्रकार के बैंड, है ना, 2 प्रकार की ऊर्जा बैंड है यहाँ पर, एक संयोजी बैंड और एक चालन बैंड। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, और चालन बैंड क्या होगा, या तो खाली होगा या तो फिर आंशिक रूप से भरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला उसका निष्कर्ष हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं तो जैसे जैसे क्या अल्फ़ा ए का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये जो अल्फ़ा ए दिख रहा है, ये कॉस अल्फ़ा ए है ना, वैसे वैसे ऊर्जा का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अनुमत ऊर्जा बैंडों की जो चौड़ाई है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो इसी तरह से P से पाई, है ना, Q से R, Q से 2 पाई और R से 3 पाई। मतलब यहाँ से हम बात करेंगे तो कितना, P से पाई, है ना, ये जो चौड़ाई है, और Q से 2 पाई ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, R से 3 पाई उससे और ज़्यादा होगी, S से और 4 पाई ये उससे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब जैसे जैसे किसका मान, अल्फ़ा ए का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, अनुमत ऊर्जा बैंडों की जो चौड़ाई है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा V0 के बढ़ने पर, अर्थात P का मान बढ़ने पर, है ना। बंधन ऊर्जा मतलब क्या हो जाएगा, P का मान बढ़ने पर किसी विशेष अनुमत ऊर्जा बैंड की चौड़ाई क्या होती जाती है, घटती जाती है ना। चौड़ाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी चौड़ाई, है ना। उसके बाद में किसी ऊर्जा बैंड में ऊर्जा बैंड में ऊर्जा तरंग सदिश की क्या होती है, आवर्ती फलन होती है। मतलब ऊर्जा बैंड में जो ऊर्जा जो होता है वो तरंग सदिश के की क्या होती है, आवर्ती फलन होती है
है, उसी पर निर्भर करती है। अब तरंग राशि या तरंग सदिश जो है वो कितनी, k इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई अपॉन में a पर ऊर्जा कैसी होती है, असातत्य होती है ना। असातत्य मतलब एक नियत होती है सातत्य रूप से, है ना। सातत्य नहीं होती या कंटिन्यूस नहीं होती, क्या होती है, असातत्य होती है। ठीक है। उसके बाद में किसी ऊर्जा बैंड में कुल संभव तरंग फलनों की संख्या यूनिट सेलों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है ना। मतलब यूनिट सेल उसमें जितने रहेंगे उतने ही क्या तरंग फलनों की संख्या होगी, क्योंकि एक यूनिट सेल जो है वो एक तरंग फलन क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रोनिपोनिक मॉडल के क्या है, निष्कर्ष है। ठीक है। ये 5-6 निष्कर्ष जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।